भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति स्वरूपा या गृहलक्ष्मी के रूप में माना जाता है, परंतु प्राचीन काल से लेकर आज तक जो है स्त्रियों की स्थिति जो है उसके बिल्कुल विपरीत है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक महिलाएं सामाजिक असमानताओं, कुरीतियों और शोषण का शिकार होती रही हैं। रुको हेमा ना, कितनी अच्छी बात बोली आपने। देखो बोला हमारी सभ्यता में औरतों को क्या बोला आपने, कैसे रूपा, शक्ति स्वरूपा माता माना जाता है ना। फिर भी उनको स्थिति अच्छी नहीं है उनकी, ठीक है। क्या बात बोली, उनकी स्थिति अच्छी नहीं, जबकि उनको माता का दर्जा दिया जाता है कई जगह, ठीक है। तो क्या कारण हो सकता है बताओ। एक तरफ से माता एक औरत है, ठीक है। जैसे मान लो कई और रिलीजन है जहाँ औरत को भगवान नहीं मानते, उनका भगवान मर्द है, ठीक है। कई ऐसे रिलीजन आप चेक पढ़ के देखो, उनके जो भगवान कौन थे, मर्द। हमारे यहाँ औरतें भी भगवान है, दुर्गा माता, फलाना माता, लेडीज का रूप है। फिर भी औरतों की स्थिति खराब है। कोई बोलेगा ऐसा क्यों है, आप बोल सकते नहीं बोलना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें एक मेरे को याद आया आपके बोलने पर, एक मैडम की याद आई। उन्होंने कई साल पहले जब मैं सिरमौर में था, उन्होंने एक भाषण दिया इस तरह से। तो उन्होंने एक जावेद अख्तर नाम के बंदे का डायलॉग दिया कि भाई, वो बोलता है कि हमने औरतों को भगवान तो बना लिया, भाई भगवान है, माता है ना, तो कुर्बानी दे तू, पर उसको इंसान नहीं मानना। मतलब उसको इंसान भी तो मानो कि उसका भी कुछ इमोशन हो सकते हैं, उसकी भी कुछ सोच हो सकती है ना। तो कई बार जब हम किसी को बहुत बड़ा दर्जा देते हैं, उस चक्कर में हम उसकी जो सिंपल दिल की फीलिंग है उसको हम स्वीकार नहीं करते, तो उसको इंसान नहीं मानते। और कोई भी भगवान नहीं बनना चाहता। मैक्सिमम लोग क्या बनना चाहते हैं, इंसान जिंदगी जीना चाहते हैं ना। तो ऐसा भी एक फैक्ट है इसमें। आगे बोलो, शाबाश बेटी। आज भी शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण भी महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे शिक्षा का अभाव। वैसे तो मतलब पहले के मुकाबले जो है स्त्रियां जो है अब पढ़ने लगी है और उनकी जो प्रतिशत दर बढ़ गई है, परंतु जो ग्रामीण क्षेत्र और पिछड़ा क्षेत्र है वहाँ पर जो है आज भी स्त्रियां जो है पुरुषों के मुकाबले बहुत कम पढ़ी लिखी है। गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं आप। बोलो भाई, लड़की क्यों है ऐसा, गांव में औरतें जिन्होंने बोला पुरुषों के मुकाबले में कम पढ़ी लिखी क्यों है, क्या कारण लगता है आपको, आपके शब्दों में? कोई भी तर्क दो आप। ऐसा है कि नहीं, गलत बोल रही है ऐसा, तो क्या कारण है आपके शब्दों में? पढ़े लिखे बच्चे, आप अपना तर्क दो, किताब की जरूरत नहीं हमें, बोलो आप। गांव में क्यों है ऐसी स्थिति भाई, लड़कियां कम पढ़ी लिखी है, मर्द ज्यादा पढ़े लिखे हैं? क्योंकि लड़कियों को गुड, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया था, ठीक है। ये भी एक एंगल है, ठीक है। आप दोनों आप बताओ दोस्त, आप भी काफी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, कहाँ से आते हैं वैसे ही बताओ। लगभग में कौन से गांव से? हाँ, तो आप बताओ क्या आपके गांव में ये स्थिति है या नहीं, औरतें कम पढ़ी लिखी या मर्द कम पढ़े लिखे? अब पढ़ रहे हैं लड़कियां अब पढ़ रही है, शुरू में नहीं पढ़ी ना। तो क्यों नहीं भेजी शुरू में, दादी या मम्मी वो पढ़ने क्यों नहीं भेजी गई, क्या लगता है आपको? उनका मानना यह है कि लड़कियों का सिर्फ घर की चार दीवारियों तक ही। वाह यार, क्या बात बोली मेरे चीते, वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छी बात बोली। देखो इन्होंने कि शुरू में ये मानते थे औरतों का काम है घर की चार दीवारी है, या गोरू गारू चारो, है ना, पशु पुशु चारो, घास घूस लूनो, है ना, बढ़िया खुश रहो। शुरू में ये बड़ी बारी सोचती है ना सर। अब तो चेंज हो रही है ना आपके गाँव में भी, हाँ अब ये सोच चेंज हो रही है। तो शुरू में इसकी बड़ी मार लगी औरतों को, है ना। और आप इसके लिए चाहे आप अभी चेक कर लो, हिमाचल का जो शिक्षा दर है तो अभी भी मर्दों की ज़्यादा है, औरतों की कम। कारण क्या है, शुरू में जो मर्द पढ़े और लड़कियां घर में रखी, भाई पढ़ने भेजा और लड़की को घर में रखा, उससे गैप पड़ गया हमारी दादियों में, मम्मियों में, है ना। पर अब जो पीढ़ी है, अब नहीं हम बोल सकते ऐसा, नई पीढ़ी में बच्चे लड़कियां पढ़ रही हैं, है ना। शाबाश, आगे बोलो बेटा, गुड। शिक्षा जो है स्त्रियों को आत्मनिर्भर होने से रोकती है और सामाजिक कुरीतियों का सामना करने से असहाय बनाती है। शाबाश। दूसरा है सामाजिक कुरीतियाँ, बाल विवाह, दहेज प्रथा, लैंगिक भेदभाव जैसी कुप्रथाएं आज भी महिलाओं की प्रगति में बाधक है। इनसे न केवल उनका मानसिक और शारीरिक शोषण होता है, बल्कि उनका आत्मसम्मान भी आहत होता है। रुको, इसको पूछते जरा भाई, आप बताओ, अब अगर आप शादी करेंगे और फिर एक दहेज मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, उसके क्या फायदे और नुकसान है, बताओ, गैस करो बेटा, है कोई नुकसान या नहीं? अगर कोई बोलता है मैं दहेज नहीं लूंगा, तो उससे क्या फायदा होगा समाज का? शाबाश, गुड गुड, क्या बोलो, शाबाश शाबाश, समझ रहे आप बात, मेरी फीलिंग समझ रहे आप, बोलो क्या फायदा होगा? अगर आप बोले मैं दहेज नहीं लूंगा, तो उससे समाज का क्या फायदा होगा बेटे? आपको नुकसान हो सकता है, बाइक नहीं मिलेगी आपको, पर फायदा क्या होगा? गलत धारणाएं मिटेंगी दहेज को लेके। गुड, गलत धारणाएं मिटेगी दहेज को लेके, बहुत अच्छे। देखो भाई के विचार बहुत अच्छे हैं, थोड़ा भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप बोलो सर, पहले आप दहेज लेंगे कि नहीं, पहले बताओ आप।
नहीं लेंगे ना, तो जब नहीं लेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा समाज को? जोर से बोल बेटा, शाबाश। हाँ, समाज को फायदा होगा कि जो समाज में दहेज प्रथा है वो मिट जाएगी, वो कम होगी, है ना, क्योंकि आपको देख के भाई भी बोलेगा कि मैं दहेज नहीं लूँगा, ये भी बोलेगा मैं नहीं लूँगा, है ना, तो समाज में परिवर्तन आएगा। हाँ सर, आप बोलो क्या होगा अगर कोई युवा दहेज ना ले तो उससे क्या फ़ायदा होगा समाज को? फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? है पता नहीं, कमाल यार इतने बड़े होके। आप बोलो भाई स्मृति, फ़ायदा होगा नुकसान होगा दहेज लेने से? नुकसान कैसे? सर जो डॉरी सिस्टम है, फिर अगर एक नहीं लेगा तो दूसरा भी उससे इम्प्रूव होगा और बोलेगा कि हमने भी लेना, एक दूसरे को देखते, तो इससे डॉरी सिस्टम घट जाएगा। बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा ना, ठीक, सही बोला है ना। देखो बेटा, अगर आप दहेज नहीं लेंगे आपको पर्सनल नुकसान हो सकता है, आपको बाइक नहीं मिल रही है, कोई गाड़ी नहीं मिल रही है ना, वो हो सकता है, पर उससे समाज का फायदा होगा, क्योंकि आपने एक तो अपने ससुर की बेटी का भला किया, ससुर के अपने मतलब लाड़ी के परिवार को सुख दिया, उनको फालतू वजन नहीं डाला, और दूसरा ऐसे ना जाने कितनी बेटियां होंगी उनकी शादी होनी है, उनको भी राहत होगी, है ना। यहाँ शायद आप इसको इतना सोच नहीं रहे क्योंकि हमारे पहाड़ों में ऐसी गंदगी थोड़ी कम है, पर आप यूपी बिहार में सोचो बहुत प्रेशर है। इवन जो यहाँ आपके यहाँ भैया काम करने आते हैं, जो दिहाड़ी लगा रहे हैं, ये भी अपनी बहन की शादी के लिए कोई मोटरसाइकिल, कोई स्कूटर देना पड़ता है, रिवाज है, देना पड़ता है समाज में, नहीं तो मुझसे नीचे हो जाती है, क्या करे फिर, कर्जा करके भी करना पड़ता है। तो इस तरह की परंपरा को छोड़ना पड़ेगा ना। उससे फिर क्या होता है, जब किसी की 2 बेटी होती है, बंदा बोलता है रहा बड़ा भारी मेरे पे क्या है, वो बोझ बन गई। ये इस तरह की परंपरा को हमें खत्म करना चाहिए। शाबाश बेटा, और बोलो। तीसरा है हिंसा और असुरक्षा। गुड। घरेलू हिंसा, यौन शोषण तथा कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसी समस्याओं का जो है आज भी स्त्रियों को सामना करना पड़ता है। महिलाएं सार्वजनिक स्थलों पर भी असुरक्षित महसूस करती हैं, जो उनके सामाजिक योगदान को सीमित करता है। गुड, इसको पूछ लेगा। बताओ भाई, घरेलू हिंसा कानून कब पास हुआ? मैडम आप बता सकती है, बाकी फोन में भी देखो, कोई चक्कर नहीं। व्हेन वाज, पहले घरेलू हिंसा क्या होती है रोशी, आप बताओ, कुछ माता रानी लग रही है आज आप, क्या बात है, बोलो। घरेलू हिंसा क्या होती है? सर जिसमें स्त्रियों पे घर में अत्याचार, जिसमें पत्नी पति को मारती है। जी, हाँ, कोई भी हो, पति पत्नी को मारे, पति पत्नी को मारे, वृद्ध माता पिता पे अत्याचार हो, घरेलू। हाँ चलो और भी पूछते जरा, आप बोलो भाई लड़की, घरेलू हिंसा क्या होती है, मतलब क्या है? व्हाट डोमेस्टिक वायलेंस? मतलब घर के लोग ही आपस में विवाद करें, जैसे वाइफ शोनी में लड़की दोनों शोर कर रहे हैं, हाँ, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई लड़ाई है तो हाँ, एक और दूसरे को फिजिकल हो जाए ना, physical चाटा abuse मुक्का लात हो जाए, उसको घरेलू हिंसा बोलते हैं। इसमें ये भी होता है कि सास मारे या सास को, मतलब इसमें जरूरी नहीं कि औरतें ही नहीं मारती, पर ज़्यादातर ऐसा पाया गया है औरतें शिकार बनती है ना, पुरुष उनको पीट देते हैं क्योंकि फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो ये घरेलू हिंसा होती है। इसके खिलाफ हमारे देश में कानून पास हुआ, कब हुआ? 2005 में, ठीक है। और आप हर लोग को, शोनी में दोनों शोनी कर, जो ये हर लोगों को ये पढ़ना चाहिए, है ना, कि विशेषकर लड़कियों को पढ़ना चाहिए, क्या व्यवस्था है इसकी, कहाँ कॉल करनी होती है, किसको फ़ोन करना होता है, क्या अधिकार है आपके। इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोटी सी झगड़ा हो जाए, मनमुटाव, और हम घरेलू हिंसा कानून में चले जाए, ऐसा नहीं है। परंतु ये सच में आपको लग रहा है कि सामने वाले ने मुझ पर अटैक किया है और कहीं ना कहीं मुझे डराने की कोशिश की है, मेरी एक सम्मान पे चोट लगाई है, तब आप स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है ना जी। तो ये देखो घरेलू हिंसा की बात की इन्होंने, और क्या बोला अपने कार्य क्षेत्र पर असुरक्षा। अच्छा, आपने न्यूज़ सुनी कुछ दिन पहले, हिमाचल में 2 SDMO के ऊपर आरोप लगे, सुनी आपने? तो किस, और बस एक नहीं सुनी और बाकी नहीं सुनी, बाकी सोए हुए थे, है ना। तो क्या लगा आपको जो न्यूज़ सुनी, क्या, व्हाट डू यू फील? सर की वुमेन ने उनके ऊपर लगाया कि उन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया कुछ टाइम पहले, तो उनके ऊपर लगाया आरोप। एक तो हमारे कुल्लू की केस है ना, ठीक है, और दोनों बड़े अधिकारी है ना। तो बोले मतलब देखो कि कार्य क्षेत्र में भी कई बार महिलाएं असुरक्षित महसूस करती है और फिर वो बोल नहीं पाती है, तो इसको बचाने के लिए एक एक्ट पास हुआ है 2013 में, कई बार पहले बात की हमने। बताओ एक्ट का नाम? पी से है, पी से पोश है ना, POSH, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, है ना, 2013 में। उसमें ये व्यवस्था है, जहाँ भी आप काम करेंगे, जैसे कॉलेज में आप पढ़ते हैं, यहाँ कौन सी कमेटी है बताओ बोला, अगर कोई आपको हरास कर रहा है, कोई टीचर, कोई बच्चा है, कोई भी स्टाफ मेंबर, तो कहाँ करेंगे शिकायत, आप बताओ भाई लड़की, है कोई कमेटी यहाँ, पता है? किसी को पता है? जब आपने एडमिशन लिया, आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा है, उसमें कमेटी बनी हुई है, क्या नाम होता है उस कमेटी का? ये लड़का बता सकता है, बोलो। है, उसका नाम होता है सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी, है ना। हर कॉलेज में, हर स्कूल में बनी होती है बेटा,
बड़े दफ्तर में बनी होती है और उसमें मैडम ही उसको इंचार्ज होती है उसकी, ठीक है ना। तो वहाँ कंप्लेंट दर्ज होती है, उसके बाद उस पर एक्शन होता है, ठीक है। और जहाँ मान लो जैसे कि कहीं शोरूम में काम कर रहे हैं, 4 ही लोग हैं वहाँ, तो वहाँ उसमें आप कंप्लेंट कहाँ करेंगे, SDM के पास करेंगे, है ना। उसके बाद अगर वो भी नहीं सुनते तो आप मीडिया में जाओ, बात रखो, है ना, उसको टाइम पे उठाओ। पर कुछ कई बार ऐसा होता है बड़ी लेट उठाते हैं लोग, फिर वो मामला कमज़ोर हो जाता है। उसको उसी टाइम उठाना ज़रूरी है ताकि बात उठ सके, तो फिर लोग कई और बातें बोलेंगे, भाई इसमें ऐसा था वैसा था, इसलिए उसको ऑन द स्पॉट उठाना जरूरी है ना। तो देखो कार्य क्षेत्र में अगर ऐसा होगा, क्या लोग अपने बच्चों को पढ़ने भेजेंगे? नहीं भेजेंगे ना, जॉब करने भेजेंगे। यही तो चीज़ें लोगों को रोकती है। औरतों को 4 दीवारी बंद करने का एक कारण ये भी तो है कि भाई उसके साथ गलत हो जाएगा, तो इसलिए ये कानून पास हुआ है ना। शाबाश बेटा। और बोलो। चौथा है आर्थिक असमानता। कार्य क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर एवं वेतन नहीं मिल पाता है। वे प्राय अनौपचारिक श्रम तक ही सीमित रह जाती है, जिसके कारण जो है स्त्रियों को आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। शाबाश। और मतलब अगर उसे कभी भी मतलब किसी भी प्रकार की वस्तु या कोई भी मतलब वेतन या धन की जो समस्या होती है तो उसे दूसरों से मांगना पड़ता है, कभी कभार उसे मिल भी नहीं पाता है। बिल्कुल तो सही बात है। इससे मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी। देखो औरतों का दो नुकसान है औरतों को। एक तो फिजिकली कमज़ोर होती है पुरुष से, होती है कि नहीं? आप बोलो, या मैं झूठ बोल रहा हूँ? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना। शारीरिक रूप से अधिकांश औरतें अधिकांश पुरुषों से कमज़ोर होती है। बॉडी का डिज़ाइन ऐसा होता है, पुरुष की बॉडी ज़्यादा सॉलिड होती है, चाहे वो छोटा भी हो हाइट में, उनकी अपर बॉडी जेनेटिकली ऐसी बनी है ना, ठीक है। एक नुकसान ये तो मजदूरी जब करेंगे तो अक्सर ये देखा गया है मर्द मजदूर को ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, बेटड़ी को कम मिलती है। आपके गांव में बराबर मिलती है कि अलग अलग मिलती है? सच बोला। अगर आप अपने खेत में ज्वार लगाएंगे कितने दिहाड़ सर बोलो, कितनी देते आप? मर्द को कितनी देते आप? मैं चलो अच्छा, आपने ली तो होगी, दी नहीं होगी तो कहीं काम तो किया होगा, नहीं कि कभी। कैसे बंदे तुम सोए रहते समाज में। आप बोलो भाई जी क्या दिहाड़ी आपके, जैसे आपके बगीचे में कोई मर्द काम करे क्या दिहाड़ी देते? इतनी 500-500 औरत को 500, तब तो आपका ठीक माहौल है ना। देखो ये तो हम गलत साबित हो रहे इधर। अच्छा जो कुल्ली होते हैं लेडी मर्द बराबर तनख्वाह होती है कि अलग होती है? मनरेगा में तो बराबर होगी ना, सरकारी। पर ऐसा पाया गया कई जगह लेडीज़ को थोड़ा कम देते क्योंकि वो उनका फिजिकल बॉडी कम होती है, ठीक है। पर इसका एडवांटेज भी, जैसे बच्चा देखना हो तो लेडी को ही रखेंगे, घर में भांडे मांजने तो औरत को ही बोलेंगे, पुरुष को कोई नहीं रखता क्वार्टर, मतलब उस पर छोटे बच्चों को रख लेते हैं, लड़कों को, ऐसा तो होता है। तो बोलने मतलब ये है कि औरतों एक तो शरीर में कमज़ोर है, दूसरी समस्या क्या है औरतों के साथ, उनके बच्चे होते हैं तो उस टाइम फिर वो घर जाएगी। तो इसीलिए प्राइवेट वाले क्या करते हैं, जो प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियों में लड़कियां जॉब करती है, अक्सर वो देखते हैं क्या ये लड़की शादी करने वाली है तो उसको वो ढीला कर देते हैं, क्योंकि शादी करेगी, बच्चा होगा, काफ़ी टाइम जॉब में नहीं आएगी तो मुफ्त में सैलरी देनी पड़ेगी। इस तरह का भी छुपा हुआ भेदभाव होता है औरतों के साथ प्राइवेट सेक्टर में। इसको बोलते हैं हम, जैसे क्या बोले, ग्लास सीलिंग बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? ग्लास सीलिंग। मतलब ऐसा जैसे देखा आपने कोई एक ऐड देखी होगी कि 2 लोग चाय पी रहे थे, पर ऐसे एक सफाई वाली आंटी आई, उसने बाल्टी मारी जोर से और दोनों गिर गए कुर्सी से, पर गिल्ले नहीं हुए क्योंकि बीच में क्या था? शीशे का गिलास। तो ग्लास सीलिंग होते हैं ऐसे भेदभाव जो दिखते नहीं है पर होते हैं, समझे आप? छुपे हुए भेदभाव। तो ये इस तरह से औरतें बैकफुट पे जाती है। और जैसे मैडम बता रही है, बहुत सी औरतें बेचारी मर्दों की तुलना में इनफॉर्मल में काम करती है। और भारत के, जैसे किसानी की बात कर रहे थे हम, छोटी किसान कौन है भारत के? औरतें ही है। जहाँ गरीब खेती होती है, जिसमें ज़्यादा इनकम नहीं है, कौन है किसान? औरत ही है बेचारी। आगे बोलो। शाबाश। 5वां है राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी। वैसे तो स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, परंतु उच्च स्तरीय राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदों पर उनकी भागीदारी नगण्य या ना के समान है। यह स्थिति नारी नेतृत्व क्षमता पर अविश्वास को दर्शाती है। जब तक कोई बच्चा उसमें देखो कितने % औरतें हमारी ऑफिसर है, देखो कितने % लेता है। आगे बोलो। शाबाश। 6वां है स्वास्थ्य एवं पोषण। रुको अभी ये देखेंगे ना, क्या बोला आपने कि एक तो वो नेतृत्व कम है ना, और अभी शायद इस सरकार ने 33% कर दिया महिलाओं का रिजर्वेशन। पार्लियामेंट में कितना कर दिया? पास किया भी संशोधन, कितने % हुआ? 27% की 30% कर दिया। पढ़ा आपने? लेटेस्ट संशोधन हुआ है पार्लियामेंट में, MP और MLA के लिए 27 से सीटें रिजर्व होगी औरतों के लिए। 30% की 35% की 33% कर रहे हैं, शायद चेक करना है ना कौन सा संशोधन है। लेटेस्ट संशोधन है ये, जिसके तहत पार्लियामेंट में और विधानसभा में 33% सीटें औरतों के लिए क्या की जाएगी? आरक्षित, है ना। ये चलो ये तो हो गया ना बेटा। पर ये भी एक सच्चाई है, जब औरतों को टिकट मिलता है तो ये देखते हैं किसकी लाड़ी है, सच्चाई है ना, किसकी बेटी
है ना, ये फैक्टर होता है ना कि नहीं, कहीं ना कहीं एज ए औरत वो कितनी योग्य ये मैटर कम करता है, बेटी किसकी है ये बड़ा मैटर करता है ना। तो ये हमारे समाज का जो सोच है ना, परिवारवाद एंड पुरुषवाद, वो तो फैक्टर है ही है। चाहे वो MP होंगी, पर क्यों बनती है, अपने पापा के प्रभाव से, तो सोच या पति के प्रभाव से। तो समाज धीरे धीरे बदलेगा, पर कोशिश करनी है ना। और अब देखो कितने परसेंट है बेटा, देखो हमारे कितने परसेंट अफसर है। अगर 100 अफसर है तो क्या 11 औरतें हैं अफसर की नहीं, देखो ज़रा फोन में 28% है, तब तो ठीक हो रहा है, तो सुधर रहा है। और MLA कितने हैं, MLA टोटल में से देखना आप, है ना। मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में तो जो 543 वो होते हैं ना टोटल, क्या बोलते हैं MLA MP, उसमें से 30 या 40 है औरतें, ऐसा लग रहा है मुझे। चेक करो वाला कितना है ना, कम है, जैसे मैडम बता रही है। पुलिस में भी बहुत कम थी, तभी तो ये जो महिला थाना, स्पेशल महिलाओं की भर्ती पुलिस में, न्यायपालिका में बुरी हालत है, बहुत कम औरतें जज है। वकील भी कुल्लू में देखा होगा आपने, छोटा सा हमारा कुल्लू है, पर फिर भी कुछ ही, वैसे तो महिलाएं भी वकील बन रही है, पर कम है एज कम्पेयर टू जेंट्स, है ना। आगे बोलो, शाबाश बेटा। स्वास्थ्य एवं पोषण, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को पर्याप्त पोषण, प्रसवकालीन सुविधा और चिकित्सा देखभाल प्राप्त नहीं हो पाती। परिणाम स्वरूप मातृ मृत्यु दर और कुपोषण जैसी समस्याएं बन रही है, जिसके कारण जो है महिलाओं की मृत्यु दर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। उनको अच्छा खान पान, उनकी अच्छी तरह से देखभाल और मतलब प्रेगनेंसी के टाइम उन्हें जो सुविधाएं चाहिए होती है वो उन्हें अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाती है, जिस कारण महिलाओं की मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर ज़्यादा अधिक बढ़ गई है। शाबाश। कितनी बात पता है किसी को, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो MMR, देखो कितनी है भारत में, पता होना चाहिए। फिर एक होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशो IMR, है ना। 1000 पे नापते हैं, 1000 औरतों जो बच्चा देती है उसमें से कितनी औरतें मर जाती है, ये होता है। क्या मतलब है इसका, जो 1000 औरत बच्चा देती है उनमें से कितने की मौत हो जाती है बच्चे को देते हुए, ये मतलब है इसका जो मैडम बोल रहे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। इसको सुधारने के लिए देखा होगा आपने, आंगनबाड़ी व्यवस्था की गई थी, इस तरह की फैसिलिटीज दी गई थी ना। आगे बोलो, शाबाश। निस्संदेह महिलाओं की समस्याएं बहुत ज़्यादा और गहन है। इनके समाधान हेतु समाज में महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए कुछ अनुच्छेद बनाए गए हैं, जिससे महिलाओं को समाज में समान दर्जा मिल सके। पहला अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ कानून के समक्ष असमानता नहीं कर सकता। महिलाएं भी पुरुषों की तरह अधिकारों की हकदार हैं। मतलब इसके अनुसार जो है महिलाओं को जो पुरुषों की जो समानता बनाए रखने के लिए इस कानून को बनाया गया है, ताकि उनके साथ भेदभाव ना हो। और कानूनी क्षेत्र पर जो इसे ज़्यादा जो है प्रयोग किया जा रहा है, इसके जिससे समानता बनी रहे। शाबाश बेटा, खत्म हो गई, बोलना कुछ, बोलो बोलो, शाबाश। दूसरा अनुच्छेद 15(1) और 15(3) भेदभाव पर रोक और विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 15(1) कहता है कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 15(3) राज्य को यह अधिकार देता है कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सके। इसी के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षण और अन्य योजनाएं चलाई जाती हैं। गुड। उसके बाद अनुच्छेद 16, सरकारी नौकरियों में समान अवसर। यह सरकारी नौकरियों और पदों पर महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर देता है, जिससे जो है महिलाएं भी पुरुषों की तुलना में जो सरकारी नौकरियों को प्राप्त कर सकती और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। चौथा अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। रुको बोला, इसको पूछते जरा, रुको। अच्छा बताओ भाई, अगर कोई लेडी अपने पाँव पे खड़ी हो जाती है, पाँव पे तो खैर सभी खड़े होते हैं, पर मतलब जो पाँव पे खड़े होने का जो मतलब है वो बोल रहा हूँ मैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप बोलो बेटा, अगर कोई सेल्फ इंडिपेंडेंट रहती है लेडी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है उसकी स्थिति में? सुधरती है कि बिगड़ती है? सुधर जाती है उसकी। वो कैसे बेटे? अगर वो किसी पे डिपेंडेंट होगी तो उसको दूसरों से मांगना पड़ेगा और वो बाहर नहीं जा पाएगी, अपना काम खुद नहीं कर पाएगी, जैसे इंडिविजुअल डेवलपमेंट नहीं होगी उसकी। वाह क्या बात है, गुड। अच्छा इनसे पूछते एक बार, आप भी हिंदी साहित्य की वो हैं, बोलो भाई बेटे, अगर औरत अपने पाँव पे खड़ी हो तो क्या एडवांटेज मिलेगी उसको? सर जो इन्होंने बोला, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेगी तो फिर मतलब कि दूसरों पे डिपेंड नहीं रहेगी। ऐसा होता है ना, अगर वो आत्मनिर्भर नहीं बनेगी तो फिर हर छोटी छोटी बातों के लिए वो मतलब कि दूसरों से मांगती रहेगी, उनसे पूछती रहेगी।
मतलब अगर वैसा होगा तो फिर वो वैसे नहीं करेगी मतलब। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, आगे बोलो, शाबाश बेटे। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार शामिल है। शाबाश। इस अनुच्छेद के अनुसार जो है महिलाओं को जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके कारण वह जिससे मतलब वो अपने अपने अनुसार जीवन व्यतीत कर सकती है और दूसरों पर निर्भर रहने की भी कोई वो जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 23 जबरन श्रम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 23 में महिलाओं और बच्चों की तस्करी, वेश्यावृत्ति जैसे शोषण से सुरक्षा देता है। इस अनुच्छेद के बन जाने के बाद जो है जो बच्चों की तस्करी की जाती थी और जो महिलाएं वेश्यावृत्ति में चल जाती थी, पहले के अनुपात की तुलना में ये बहुत कम हुआ है। ठीक है बेटा, अनुच्छेद 39 क्या बोलते हैं इसको, देखो ने बोला है जो आदमी की जो मतलब जो आदमी को इस तरह से बेचा जाता है सेक्सुअल और इसके लिए, उसको बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना इंग्लिश में। और भारत की ये है कि भारत में प्रोस्टिट्यूशन लीगल नहीं है, इलीगल काम है, पर उसके बावजूद हो रहा है। और क्या उनकी स्थिति है, आप इसके बारे में कई वीडियोस वगैरह देख सकते हो या कई अवेयरनेस के आपको दिखेंगे। तो जैसे इन्होंने तो बोला भाई कमी हुई है, पर मुझे लगता है कि मतलब कई बार उनका बड़ा बड़ा शोषण होता है, क्योंकि एक तो उनको मानते नहीं कि ये काम कर रहा है कोई ऐसा, फिर उसके बाद वहाँ पुलिस भी और जो बीच में दलाल होते हैं, कई तरह का उनका बेचारों का शोषण होता है ना बेटा। शाबाश, आगे बोलो। अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। शाबाश। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पुरुष और महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दे सके। यह महिलाओं के आर्थिक अधिकारों की रक्षा करता है। शाबाश। अनुच्छेद 42 प्रसूति अवकाश और कार्य की स्थिति। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य को कामकाजी महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश और बेहतर कार्य की स्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे मतलब उनकी जो उनकी नौकरियां होती है वो भी बच सके और मतलब जब वो प्रेग्नेंट हो या मतलब उस टाइम बाहू हुआ तब है ना, उस टाइम उन्हें सुविधाएं देनी दे चाहिए सके और बाद में मतलब जैसे आपको कभी जरूरत पड़े तो मैं बताता हूँ, देखो जैसे कभी पता नहीं आपकी लाइफ में क्या होगा, पर अगर मान लो कभी आप जॉब वगैरह में है तो जैसे बच्चा हो गया है और नौकरी करने 6 महीने की छुट्टी होती है सरकारी नौकरी में, फिर मान लो आप आ गए, पर बच्चे को दूध तो बीच में पिलाना पड़ता है। तो आप बोले जी मैं दिन को थोड़ी देर जाना चाहती हूँ अपने बच्चे को दूध पिलाने, तो आपके बॉस बोले नहीं जाएगी, नहीं जा सकते आप, तो वो नहीं रोक सकता आपको, आपका अधिकार है 2 बार जा सकते हैं आप, पर ये ज़रूर है कि आपका क्वार्टर थोड़ा क्या हो पास में, ऐसा नहीं एक बार गई और फिर आई नहीं शाम तक, वो थोड़ा जुल्म हो जाएगा। पर 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए जा सकते हैं अपने बच्चे को लैक्टेशन के लिए, उसको दूध पिलाने के लिए, ठीक है ना बेटा। तो वो आपके अधिकार है। फिर दूसरा अधिकार क्या होना चाहिए, जैसे देखो यहाँ बहुत सी मेड में होती है, अब अगर यहाँ पर एक थोड़ा एक कमरा जैसा होता है जहाँ पर अगर किसी के मान लो घर में कोई नहीं है, सास नहीं है या नौकर नहीं है कोई, तो फिर उस बहू को थोड़ी देर यहाँ रख सकती, तो उसको इजी होना था। मर्द को ज़्यादातर स्यापा कम होता है ना, ये ज़्यादा किसके पल्ले पड़ जाते हैं बच्चे, औरत के। तो फिर औरत को इसमें पार्टिसिपेट करने में क्या हो रही है दिक्कत, विशेषकर जो पुलिस में है औरतें, बहुत टफ नौकरी है उनकी, पुलिस वालों का तो कोई टाइम ही नहीं, तो उनको बच्चे पालना कितना मुश्किल है। और वो सारी जिम्मेदारी फिर उस औरत को, उसके पति को, उसके परिवार को भुगतनी पड़ेगी, सरकार को कुछ नहीं लेना, जबकि उसकी फैसिलिटी थोड़ी देखनी चाहिए कि बच्चे। पर हमारे यहाँ ये फ़ायदा रहा है पहले से कि जो हमारी जॉइंट फैमिली होती है, जो हमारे सास ससुर रिश्तेदार, वो बड़ा फ़ायदा रहा है। वेस्ट में गोरे लोगों में ये कल्चर नहीं होता है, वो ज़्यादा रिश्तेमंद नहीं रखते, तब वहाँ जल्दी से फिर क्रच, समझते हैं आप क्रच क्या होता है, क्रच जहाँ छोटे बच्चों को तो रखते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं ना। आगे बोलो, शाबाश। अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों की शिक्षा और हित। यह अनुच्छेद सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की शिक्षा व हितों की रक्षा पर जोर देता है। शाबाश। अनुच्छेद 47 पोषण और स्वास्थ्य। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य का कर्तव्य यह है कि वह जनता के स्वास्थ्य स्तर और पोषण को ऊंचा उठाए। इसका सीधा संबंध महिलाओं और बच्चों से है। इसके लिए पता क्या कर दिया, सुना होगा आपने, जो डिपू व्यवस्था है, डिपू किसके नाम पर होता है, वो कार्ड है, किसी के पास राशन कार्ड नहीं होना सबके पास ही। आपका राशन कार्ड किसके नाम, पापा की मम्मी है, तेरे को पता कि नहीं, इसको नहीं पता। हाँ आप बताओ किसके नाम है आपका राशन कार्ड, मम्मी के नाम। हाँ गुड, आपका है, ये कैसे हो रहा है, आपका राशन कार्ड किसके नाम है, पापा के नाम, ऐसा नहीं उसका, मम्मी है, इसको नहीं पता। आप बोलो भाई आपका राशन कार्ड किसके नाम है, देखा है आप किसके नाम है, दादाजी। इसको पता ही नहीं है बंदे को। हाँ तुम वो लड़की भाई, राशन कार्ड किसके नाम है घर में, हाँ गुड। आपका बेटा
दादी औरत है ना वो भी। तो देखो क्या सीन है ये कि ये किया गया है, अब राशन कार्ड जो है जो घर की बड़ी औरत है उसके नाम होगा। और ये होता है, देखो ज़्यादातर मम्मी जो पापा से उम्र में छोटी होती है, कई बार बड़ी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, पर ज़्यादातर छोटी होती है तभी मम्मी के नाम होता है। क्यों? औरतों के नाम करे राशन, क्योंकि ऐसा पाया गया कई कांडी मर्द ऐसे होते हैं राशन लेते हैं और दारू की दुकान में छटते हैं, वहाँ से एक संतरा लेते हैं। और संतरा समझते हैं सर आप क्या होता है? फ्याड़ी की नहीं फ्याड़ी, संतरा क्या होता है? संतरा जूस वो लेते हैं और लंबे पड़ जाते हैं, राशन ही बेच देते हैं घर का। तो उसके लिए बोला अब बेटड़ी होगी मालिक और उसके नाम पे चलेगा राशन, तब किया ये स्टेप है ना। कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि इनकी मम्मी भी राशन कार्ड की ऐड है, मेरी मम्मी भी राशन कार्ड की ऐड है, इनकी मम्मी भी है, इसकी दादी वो है। क्यों? लेडीज़ के नाम किया गया है, ठीक है ना। तो ये कोशिश इसमें की गई है, शाबाश बिटिया। और बोलो। अनुच्छेद 243D और 243T पंचायत व नगर निकायों में आरक्षण। गुड। 73वें और 74वें संशोधन के तहत पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई। शाबाश। इससे उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है। गुड। बताओ हिमाचल में कितने % है भाई जी, आप बताओ हिमाचल में। अभी कितने साल के हो आप? 17। अभी वोट नहीं, अभी देंगे आप, पंचायत के वोट होने वाले, आप लोग नहीं दे पाए। आप हो 18 के? कोई 18 का नहीं है इधर, तब वोट नहीं देंगे आप। तो ये बताओ पंचायत में हमारे यहाँ कितने % रिजर्वेशन है महिला को पंचायत में? 50 या 33? 50 कर दिए, शाबाश, है ना। काफ़ी पहले 50 कर दिए हमने, 33 तो पहले से थी ना बेटा, पर हमने कर दिए 50, ठीक है। और आपने अपने गांव में देखी होगी महिला प्रधान या पंच, आपके गांव में है कोई महिला प्रधान या कोई भी नहीं? सारे ऐसे कैसे होता है, रिजर्व होती है कोई महिला के लिए? अच्छा, आप देखे नहीं होना कौन पंच है, आपको पता नहीं होना, है ना। अच्छा आप बताओ भाई, आपके गाँव में है कोई महिला प्रधान या पंच? पंच है। तो कैसा लगता है आपको, मैडम ठीक काम कर पा रही है कि नहीं है? बोलेगा नहीं कोई, है? आप बोलो भाई, आपके गांव में है कोई प्रधान की पंच? प्रधान है। कौन सा गांव है आपका, पंचायत का नाम? शमशी से अपना इधर ही। तो बोलो मैडम जी, क्या लगता है आपको, मतलब कैसा लगता है, कैसा फील करती है जब प्रधान महिला होती है? अच्छा फील करती है। नहीं वो काम कर पा रही है उस लेवल से, या ऐसे नहीं लगता काम? हाँ करती है, कर रही है, भाषण अच्छा देती है, ठीक है। देखो भाई ये बात भी सच है, शुरू में जब ये महिलाओं को रिजर्वेशन शुरू की गई, शुरू में महिलाओं की हालत ख़राब थी। क्यों? ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। पंच भी बनेगी तो पति सब कुछ कर रहा है, प्रधान में बनेगी पति सब कुछ कर रहा है, ये स्थिति थी। झूठ क्यों बोलना, नहीं जी, या कोई दूसरे आदमी उसको मिसगाइड कर रहे हैं। पर अब जैसे आप जैसे पढ़े लिखे लोग कल जाएंगे और कई पढ़ी लिखी अच्छा कर भी रही होंगी, तो क्या होगा, आने वाले टाइम में महिलाएं और अच्छा करेंगी इसमें, क्योंकि अब पढ़े लिखे लोग आएंगे ना आपकी तरह, इंटेलिजेंट, अपने अधिकारों के लिए अवेयर, कॉन्फिडेंट, तो परिवर्तन आएगा। अब किसी बंदे को आप कई दिन तक बांध के रखो कुर्सी से, फिर बोलो दौड़, टाइम लगना, थोड़ा टांगे थोड़ी हिलेगी ना थोड़ी, तो वो होगा। पर इसका मतलब ये नहीं हम उसको दौड़ने न दे, तो आप पाएंगे धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा, इससे एक इमेज ही बदल जाएगी आपकी, है ना। आगे बोलो, शाबाश बेटा। इन अनुच्छेदों से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार, विशेष सुरक्षा और उन्नति के अवसर देने की कोशिश की है, लेकिन जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी और कानूनों का सही रूप से पालन नहीं होगा, तब तक महिलाएं पूरी तरह से सशक्त नहीं हो सकती। शाबाश बेटा, ताली बजाओ इनके लिए। आइए रुको, ठीक है। देखो ये तो आपने जो पढ़ा, आपने बताया, हम बड़े खुश हैं, पर अब अपने दिल से बताओ, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं जो किताब में लिखा है, क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में, जो आपके दिल का, ऐसे पढ़ा लिखा नहीं, ऐसे बोलो, है समस्या कि नहीं अभी महिलाओं को? हाँ सर है। तो क्या सुझाव देती हैं आपको, क्या जो सुधार आ सकता है? सुझाव मतलब क्या लगता है आपको, क्या कोई दूसरा बंदा किसी और को सशक्त बना सकता है? नहीं ना। जब तक औरत खुद, मतलब जब तक उसकी खुद इच्छा नहीं होगी, जब तक उसके मन से आवाज़ नहीं आएगी कि उसे मतलब सशक्त होना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, तब तक मतलब बदलाव संभव नहीं है ना। और जब तक उसके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी मैंने अन्याय नहीं झेलना है ना, तभी होगा ना। बाकी और लोग हेल्प कर सकते हैं, पर लड़ना तो खुद ही पड़ता है ना। शाबाश बेटा, बैठो, शाबाश, गुड।